जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज हमारे साथ फिर एक बार जुड़ रहे हैं लेखक कहें या आयरन लेडी कहें दयामनी बारला। और आज यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो बात चल रही है फिर से कि सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए, उसी पर बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं आयरन लेडी दयामनी बारला से। जिस तरह से लगातार अपनी बातों को रखते रहते हैं, उसी तरह से आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि जो कह रहे हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए, उसी पर बात करेंगे। दीदी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दीदी, यूसीसी फिर एक बार चर्चे का विषय बना है। यूसीसी यानी उसका फुल फॉर्म सबको जान रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले भी हम लोग 2 साल से इस पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले साल सबसे ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही थी। और चर्चा में सबको जो नहीं जानते हैं यूसीसी के बारे में, सबको यूसीसी पर पढ़ना भी शुरू कर लिए थे। और इस पर चर्चा के दरमियान जिनको जिस तरह का सुझाव देना था लोग सुझाव भी दे रहे थे। अब फिर से यूसीसी पर जो चर्चा शुरू हो गई है और मुझे लगता है इस पर गंभीरता से अभी भी हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। इसलिए गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है कि ये सभी धर्मों में लागू होने की बात कही जा रही है। और जब सभी धर्मों में लागू होने की बात कही जा रही है तो देश में, पूरे भारत में 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ की आबादी में कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जाति, धर्म, बोली, भाषा, हर संस्कृति की आस्था के साथ जुड़े रहने वाले समुदाय इस देश में निवास करते हैं। और सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना पारंपरिक व्यवस्था है, वो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। और उस व्यवस्था के तहत ही वो पूरा समाज आज तक अपनी पहचान को बरकरार रखा है, अपने धार्मिक आस्था को बरकरार रखा है, अपने सांस्कृतिक आस्था को भी वो बरकरार रखने का कोशिश किया है। और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि भारत देश विविधता में एकता का देश है। और भारत देश ही ऐसा देश है जहां पर एक बड़ा उद्यान की तरह है, फुलवारी का उद्यान की तरह है। या तो हम एक पर्यावरण में के साथ समाहित एक सामुदायिक जीवन को हम इस भारत के नागरिकों के जीवन में देखते हैं। और वो पूरी तरह से भारत के संविधान ने हर जाति, धर्म को, हर बोली भाषा वाले समुदाय को, हर एक धार्मिक आस्था रखने वालों को भारत के संविधान ने उनको अधिकार दिया है। अपने तरह से धार्मिक आस्था, जैसे भारत के संविधान में हम लोग बात करेंगे तो आपका जो नागरिक अधिकार है, आपका सेक्शन 15 से लेके 19 तक का आप देखेंगे तो हर जाति और धर्म को अपने तरह से समाज को संचालित करने का अधिकार, अपने तरह से संगठन को, सामाजिक संगठन को संचालित करने का अधिकार, अपने तरह से धार्मिक आस्था को आगे बढ़ाने का अधिकार, हाट बाजार लगाने का अधिकार, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी और अपने तरह से अपने समाज को के विरासत को आगे बढ़ाने की आजादी है। ये भारतीय संविधान में दिया है। और ये भारतीय संविधान में ही हम कहेंगे कि समानता का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन समानता की अधिकार की बात कहाँ होनी चाहिए, इसमें मुझको लगता है कि जिस तरह से पिछला विधि आयोग जो बना था, जिसमें आपका 21वां जो विधि आयोग बना था और 21वां विधि आयोग ने अपना जो निर्णय दिया था उसमें स्पष्ट जो 21वां विधि आयोग बोला था कि भारत में
यूसीसी की जरूरत नहीं है। और भारत में ये समान नागरिक की संहिता अवांछनीय भी नहीं है। ये बात विधि आयोग 21वें विधि आयोग ने कहा था। और विधि इसके आधार पर बाद में जब 22वें विधि आयोग आया तो 22वें विधि आयोग को भी जिम्मा दिया गया था। और ये 22वें विधि आयोग ने अपना कुछ काम करने की कोशिश किया था, कुछ प्रारूप उन्होंने तय किया था, लेकिन उसके बाद भी वो विधि आयोग पूरी तरह से वो काम पूरा नहीं किया। और सब कोई जानते हैं कि नीति आयोग जो पहले की तारीख में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय देश में आपका योजना आयोग था। बाद में 2014 के बाद जब सरकार आई केंद्र की में मोदी सरकार, तो योजना आयोग को बदलते हुए अब उसको नीति आयोग में बदल दिया। अब ये नीति आयोग का ये निर्देश है, दिशा निर्देश है कि भारत के विकसित भारत के रास्ते में कोई भी कानून जो अड़चन डालते हैं उसको सरलीकरण किया जाए। और उस सरलीकरण, उस दिशा निर्देश के आधार पर ही जो परंपराएं हैं और जो धार्मिक आस्थाएं हैं और जहां पर जो व्यवस्था, जिस तरह से नीति आयोग ने कहा कि विकसित भारत में जो रोड़ा के रास्ते में जो रोड़ा बनता है उन कानूनों को सरलीकरण किया जाए। और इसी के तहत में ये यूसीसी को भी लाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो 22वें विधि आयोग जब आया तो 22वें विधि आयोग ने इस जो बनाया गया था 22वें विधि आयोग ने जो प्रारूप तैयार किया था उस प्रारूप को सार्वजनिक करते हुए देश में उन्होंने देश के नागरिकों से वो सुझाव मांगा था। और उस सुझाव में जैसा कि रिपोर्ट कहता है करीब 1 करोड़ सुझाव यूसीसी लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए, सभी जाति धर्म के लोग, सभी वर्ग और समुदाय के लोगों ने अपना ये सुझाव दिया है। जैसा कि रिपोर्ट कहता है 1 करोड़ सुझाव उसमें आया है। तो मेरा ये कहना है कि जब 1 करोड़ सुझाव आया है तो वो जो 1 करोड़ सुझाव निश्चित रूप से हर जाति और समुदाय के तरफ से आया है, निश्चित रूप से। इसलिए कि पिछले साल 2023 में जब पूरे देश में यूसीसी पर चर्चा चल रहा था उस समय सिर्फ आपका दलित केवल नहीं, दलित केवल इस पर मैंने गंभीरता से चर्चा नहीं कर रहा था, ओबीसी केवल नहीं चर्चा कर रहा था, आदिवासी केवल चर्चा नहीं कर रहा था, और इसमें कोई एक वर्ग केवल चर्चा नहीं कर रहा था। धर्म समुदाय के आधार पर बोलेंगे तो यहाँ तक कि हिंदू धर्मावलंबी भी इस पर चर्चा कर रहे थे और हिंदू धर्मावलंबी भी इस पर मैंने आहिस्ते से अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। और यही कारण है कि उस समय भी यूसीसी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं, अमित शाह हैं या तो आपका हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सब कोई बोल रहे थे कि यूसीसी तो लागू होगा ही होगा, लेकिन बाद में उनमें जिस तरह से आहिस्ते से उसको मैंने कुछ समय के लिए ये कहेंगे कि किनारे रख दिया गया था, इसलिए कि लोकसभा चुनाव बहुत करीब था और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसको किनारे रखा गया था। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि यूसीसी जब लागू करने की बात आई तो मैं सभी देशवासियों के सामने इस बात को मैं रख रही हूं कि हर जाति समुदाय का अपना धार्मिक और अपना परंपरागत और अपना सांस्कृतिक आधार है, जिसके आधार पर हर किसी का समाज आज भी अपना जो विधि व्यवस्था है,
अपना जो पारंपरिक रीति रिवाज है, चाहे वो शादी ब्याह का संपन्न करने की बात करेंगे, या तो धार्मिक आस्था की बात करेंगे, या तो सांस्कृतिक आस्था की बात करेंगे, या तो अपना जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बात करेंगे, सभी समुदाय का अपना अपना व्यवस्था है। और ऐसे समय में अगर सभी धर्मों के लिए एक ही मतलब आपका कानून लागू किया जाएगा, तो यहाँ पर भारत देश में जितने भी जाति और समुदाय के लोग हैं, सभी जाति और समूह को अपना धर्म से, अपना धार्मिक आस्था से वो दरकिनार होंगे, अपना सांस्कृतिक अस्तित्व से दरकिनार होंगे, अपनी जो मान्यताएं हैं उनसे वो लोग दरकिनार होंगे। तब हम कहेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है, लेकिन हम उस उजड़ा हुआ बगान को हम देखेंगे जहां पर सिर्फ गुलाब बहुत सुंदर है तो गुलाब ही केवल दिखेगा, दूसरा फूल नहीं दिखेगा, दूसरा संस्कृति नहीं दिखेगा, दूसरा मैंने विविधता में एकता की बात शायद हमारा वो एक कहावत के रूप में रह जाएगा। और जहां पर हम लोग पर्यावरण में भी भौगोलिक दृष्टिकोण से हम पूरे भारत को देखेंगे तो भारत का लैंडस्केप अलग है। कन्याकुमारी जाएंगे तो आपको लद्दाख जैसे मैंने पहाड़ मिलेंगे, आपको वहां कश्मीर में बर्फों से ढका हुआ मैंने आपका दुल्हन की सज की तरह सजा हुआ आपका भौगोलिक आपका पहाड़ की पगडंडियां मिलेंगी। और फिर आप मध्य देश भारत में आएंगे तो वहां पर आपको गंगा का समुद्री किनारा भी, गंगा का किनारा भी मिलेगा, जहां पर आपका समुद्र पूरी तरह से समतल दिखेगा आपको। और इसी देश में समुद्र का किनारा भी मिलेगा जहां पर हम कहते हैं कन्याकुमारी का वो तट भी आपको मिलेगा, जहां पर भारत के और दूसरे इलाके में शायद ताड़ नहीं मिलेगा, आपका मतलब ये क्या बोलते हैं खजूर के पेड़ नहीं मिलेंगे। और वहां पर जिस तरह से आपका ये जो नारियल का पेड़ है, हर तरह का वहां का पेड़ पौधा जिसको पर्यावरण की विविधता बोलते हैं वो वहां अलग है। आपका रेगिस्तान में आप जाएंगे, इसमें राजस्थान में वहां का बबूल का झाड़ी केवल मिलेगा। आप झारखंड में अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो झारखंड का आपका पर्यावरण, मैं जल जंगल जमीन की बात कर रही हूं, वहां का पर्यावरणिक व्यवस्था अलग मिलेगा। तो मैं ये कह रही हूं कि यूसीसी लागू करना पूरे भारत के लिए, सभी जाति और धर्म के लिए, सभी बोली और भाषा के लिए आप कहां पर लागू कर सकते हैं, जिसमें कि जिस तरह से कहा गया है आपका इसको जैसे आपका नीति आयोग बोल रही है कि भारत के विकसित भारत के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं आएगा। रोड़ा तो कोई नहीं आया है। रोड़ा अगर होता तो आज हमारा देश से पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हम स्टडी करेंगे तो इसी देश में आपका मिनरल भी है, इसी देश में जल संसाधन का भी है, इसी देश में आपका जड़ी बूटियों का भी खजाना है, इसी देश में आप यहाँ पर हर्बल की भी बात करते हैं, और इसी देश में आपका धान का कटोरा भी है, और इसी देश में रेगिस्तान भी है। तो आप कहां भारत में मैंने विकसित भारत को आगे बढ़ाने में कोई रोड़ा नहीं है। सब कोई आपको तो हेल्प ही कर रहा है, यहाँ का खनिज आपको हेल्प कर रहा है, यहाँ का नदी नाला आपको हेल्प कर रहे हैं, यहाँ का आपका पर्यावरण आपको हेल्प कर रहा है, यहाँ का खेती मैंने किसानी आपको हेल्प कर रहा है। तो यहाँ कहीं पर भी विकसित भारत को आगे बढ़ाने में आपको रोड़ा नहीं है। जिस तरह से ये जो मैंने कहा जा रहा है विकसित भारत में कोई भी कानून जो रोड़ा है उसको इन कारणों से मैंने समीक्षा करने की बात बोल रही है। ये अच्छी बात है समीक्षा करने की बात है कि वर्तमान के उन कानूनों की समीक्षा करना चाहिए जो गरीबों और कमजोर वर्गों के लोगों को प्रभावित करते हैं। समीक्षा करना बहुत जरूरी है।
समीक्षा सिर्फ इसलिए नहीं कि यूसीसी लागू करने के लिए, समीक्षा इसलिए करना चाहिए कि आज अगर देश में 140 करोड़ की आबादी में पूरे भारत में अगर हम गरीबी की बात करेंगे तो आज भारत में एक तरफ हम विश्व गुरु की बात करते हैं और इसी भारत के नागरिक आज की तारीख में हमारे देश में करोड़ों करोड़ों युवा बेरोजगार क्यों हैं? बाकी के लोगों को जो अमीर हैं, जो बड़े बड़े दौलत वाले लोग हैं, शोहरत वाले लोग हैं, जो सत्ता संभालने वाले लोग हैं, उनके बच्चे वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। और गरीबी की रेखा के नीचे किसानों के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। और यहाँ पर आपका जो मेहनत कश जो जनता है इस भारत को सींचती है अपने खून और पसीने से, भारत देश को वो सींचती है और भारत के संस्कृति को सींचती है, उनके बच्चे बने गरीबी रेखा के नीचे हैं। शिक्षा की बात करेंगे तो आज सब जो मैंने पढ़े लिखे जो मैंने आपका जो अमीरों के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े सत्ताधारियों के बच्चे हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं। और हमारे बच्चे भारत के जहां भारत को हम लोग कहते हैं कि 80% ग्रामीण आबादी गांवों में निवास करती है, जो खेती किसानी पर जीवन जीते हैं, उनके लिए आप सरकारी स्कूल जहां पर आपका टीचर का व्यवस्था नहीं है, जहां पर आपका बढ़िया से बिल्डिंग आप बना नहीं पाए हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए पठन पाठन का सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, जहां पर आप अमीरों के बच्चे आपका 4 साल 5 साल में अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, पैदाइशी कंप्यूटर चला रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चों के लिए इस देश की सरकार ने उस व्यवस्था से उन बच्चों को अलग करके रखी है। तो निश्चित रूप से समीक्षा होना चाहिए, तो उस समुदाय के लिए होना चाहिए जिसको की बात मैं कह रही हूं। और जो इतने हम लोग गरीबों को आगे बढ़ने में कौन सा जो ये कानून है, कौन सा सिस्टम है और कौन सी व्यवस्था है, कौन सी भ्रष्ट व्यवस्था है और कौन सा व्यवस्था जो हम लोगों के साथ दुराग्रह के साथ व्यवहार कर रही है, उस पर समीक्षा होना चाहिए। और इस वर्ग के लिए आपको इनको किस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, उनका शिक्षा का व्यवस्था क्या होना चाहिए, उस पर मूल्यांकन होना चाहिए। जेंडर लैंगिकता की बात करते हैं, जेंडर लैंगिकता की बात होनी चाहिए। जेंडर के साथ जिस तरह से देश में सिर्फ आज की बात नहीं है, लेकिन लगातार आज भी गांव की बेटी और बहुएं हिंसा का शिकार हो रही हैं। दिल्ली में जिस तरह से, दिल्ली जैसे शहर में आज की बात नहीं है, कोई भी सरकार रहती है, लेकिन बेटी और बहुओं को आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूती नहीं दे पा रहे हैं, शैक्षणिक रूप से आप गांव घर की महिलाओं का आप आकलन करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में तो भारत के कोने कोने में जाएंगे तो कई ऐसे गांव आपको भारत में मिलेंगे जहां पर आपका शिक्षा के नाम पर, जहां पर हमारी बेटी और बहुएं सिर्फ अपना भाषा बोलती हैं, अपना संस्कृति के साथ निश्चित रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन शिक्षा के नाम पर आपने उन बेटी और बहुओं को शिक्षित नहीं कर पाया है। आज तक आप यहां पर आरक्षण की बात करते हैं, बेटी और बहुओं को आप बेटियों को सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ आप ये कह के कि बेटियों को हम इतना प्रतिशत पंचायत में, इतना प्रतिशत इसमें हम आरक्षण दे रहे हैं, ऐसा कहने से नहीं होगा। उनको संरक्षण के साथ उनका शैक्षणिक शिक्षा को आप और उनको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से आप देश की बेटियों को आप सशक्त बनाइए और नौकरी के अवसर में भी आप उनको 50% आप अवसर दीजिए। नौकरी के अवसरों में हर पद में आप बेटियों
के लिए आप ऐसा पॉलिसी लाइए कि बेटियां 12 बजे रात को भी जहां पर भी दफ्तर हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो चाहे तो निजी संस्थान हो, वहां पर बेखौफ वो भी अपने पुरुषों की तरह वो काम कर सके, रोजगार अर्जन कर सके। तब हम कहेंगे कि जेंडर लैंगिकता पर आपने न्यायपूर्णता के साथ आप विचार कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूं कि कानूनी आप जस्टिस सिस्टम को अधिक कारगर बनाना, जब तक भारत से आप अगर हम कहेंगे भारत में एक आंख में जो नजरिया है, राजनीतिक नजरिया आज की तारीख में, आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं एक आंख में आप काजल लगाए हुए हैं और एक आंख आप उसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और मेरा कहने का मतलब, आप भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को नहीं बनाइएगा, और भ्रष्टाचार मुक्त आप इस देश के संचालन सिस्टम को संचालित करने वाले सिस्टम को, चाहे पंचायत लेवल से लेके आपका विधानसभा संसद तक का सिस्टम को आप भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनाएंगे, तब तक आप ये जो जस्टिस का जो ये है कानून है, हर किसी को जस्टिस मिले, ये जस्टिस शायद एक सपना तक ही रह जाएगा। और वो जस्टिस जिस तरह से देश के लोगों को मिलना चाहिए, देश के जो पीड़ित जनता को मिलना चाहिए, देश के पीड़ित महिलाओं को मिलना चाहिए, देश के पीड़ित युवाओं को मिलना चाहिए, देश के आदिवासियों को मिलना चाहिए जस्टिस, देश के दलित को मिलना चाहिए जस्टिस, देश के ओबीसी को जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये जस्टिस यूसीसी केवल कानून लागू करने से आपका जस्टिस आपको मिल सकता है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2016 में जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थी, तब यहाँ का सीएनटी एक्ट जो आदिवासियों का सुरक्षा कवच है, और संथाल परगना तस्करी अधिनियम जो जल जंगल जमीन और भाषा संस्कृति का जो सुरक्षा कवच है, इस सुरक्षा कवच में जिस तरह से रघुवर दास ने विकास के नाम पर, जिस तरह से विकसित भारत में कोई भी यहाँ पर आदिवासियों का जमीन लूटने में कोई दिक्कत ना हो, किसी को जमीन ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने सीएनटी एक्ट में संशोधन करने का काम प्रावधान वो कोशिश किया था, एसपीटी एक्ट में कोशिश किया था प्रावधान लाने का। लेकिन यहाँ के आदिवासियों ने, मूलवासियों ने और इस राज के जो माने शुभचिंतक है, सारे लोगों ने विरोध किया। 2016 में ये आंदोलन का गढ़ रहा सीएनटी एक्ट को बचाने के लिए, 2017 में ये गढ़ रहा सीएनटी एक्ट को बचाने के लिए। मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये बात को इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, और इस राज्य में 5वीं अनुसूची का कस्टोडियन राज्यपाल होता है, और राज्यपाल उस समय में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी, और द्रौपदी मुर्मू के पास 225 वहां पर सीएनटी एक्ट में संशोधन नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इस पर सुझाव आए थे, 225 संगठनों ने भेजा था, और इसी 225 संगठनों के सुझाव के आधार पर ही द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर दास का जो सीएनटी एक्ट को संशोधन की का जो ये प्रपोजल आया था, एसपीटी एक्ट में प्रपोजल की बात आई थी, इसको राजहित में द्रौपदी मुर्मू ने उसको वापस कर दिया था बिना साइन किए। और झारखंड में के जो आंदोलनकारी हैं, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के जो रखवाली के करने वाले हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे दलित हो, इनकी विजय हुई थी और ये संशोधन नहीं हो पाया। मैं अंतिम में ये बात कहना चाहती हूं कि ये भारत के संविधान में आप आर्थिक समानता अडानी के बेटा को अगर आप इस देश की हर संपत्ति दे रहे हैं, तो यहाँ के दलितों के बच्चों को भी उसका बराबरी में इस संपत्ति का आप मालिक को बनाना पड़ेगा। नहीं कि हम अपने बाप का केवल, आप ये जो यूसीसी ला रहा है, इसमें सिर्फ केवल ये कहने जा रहा है कि मेरा बाप
उनके संपत्ति में मुझको अधिकार दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस पर ये बात करना चाहते हैं। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, और हमारा जो अपना है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के तहत हमारा 5वीं अनुसूची में हमारा जो पारंपरिक हमारा रूढ़ी व्यवस्था है, हमारा ट्रेडिशनल राइट्स है, जो जंगल और जमीन पर जो अधिकार का जो बात करता है, नदी झील झरनों पर जो अधिकार की बात करता है, वो हमारा खतियान पार्ट 2 है, हमारा विलेज नोट है, जिसमें आदिवासियों के साथ वहां पर रहने वाले मूलवासियों का भी अधिकार है, उसमें कोई संशोधन नहीं। ये जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को आप बरकरार रखिए। हम लोग इसकी बात करना चाहते हैं, और इस कानून में और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। हम लोग अपने अधिकार को किस तरह से सरकार संरक्षित करे, हम आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि इस देश में सभी समुदाय का अपना व्यवस्था है, अपना भाषा, ये भाषा है, संस्कृति है, धार्मिक आस्था है। भारत के संविधान ने उसको उसके साथ अधिकार दिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अधिकार का मतलब सिर्फ आप कुछ चीजों में अधिकार की बात करेंगे तो नहीं होगा। जिनका जो अधिकार है, उनका जो ट्रेडिशनल राइट्स है, उसको मजबूती के साथ आप उनका संरक्षण कीजिए, और तब हम आर्थिक रूप से आपके लेवल में हम खड़ा होंगे, शैक्षणिक रूप से हम आपके इसमें खड़ा हो पाए। इसका आपको गारंटी करना पड़ेगा, और उसके लिए स्वास्थ्य सिस्टम को और शिक्षा के सिस्टम को और आपका न्याय के सिस्टम को आपको तंदुरुस्त करना पड़ेगा, तो सबको न्याय मिलेगा। हर कोई न्याय के अधिकारी है, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, तब हमारी समानता की बात होगी। नहीं तो हम सिर्फ कानून लेके आएंगे, और वो कानून किन के लिए होगा? तो अडानी को जमीन देने के लिए होगा, अंबानी को जमीन देने के लिए होगा, बड़े बड़े कारपोरेट को जमीन देने के लिए होगा, और यहाँ पर का पर्यावरण को उजाड़ के नदी झील झरना सबको आप तमाम जो कारपोरेट होंगे, तमाम जो पूंजीपति होंगे, उनके लिए केवल विकास के रास्ते में कोई बाधक ना हो। आप हमको बाधक कहेंगे, हमारा सीएनटी एक्ट को बाधक कहेंगे, एसपीटी एक्ट को बाधक कहेंगे, आदिवासी मूलवासियों के आवाज को बाधक मानेंगे, तो ये देश उस रास्ते से बच नहीं सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, यूसीसी लागू करने के जगह पे जो आपका विधि आयोग ने जो कहा है कि इस देश 21वां विधि आयोग ने जो बात कहा था कि इस देश में, भारत में यूसीसी लागू नहीं हो सकता है, इसके साथ चलिए, और आपको जस्टिस का नया रास्ता, अगर हम में दम है, सरकार में दम है, तो आप वो करके दिखाइए कि सबको हम न्याय मिले। इस रास्ते में जो संवैधानिक अधिकार है, उसी रास्ते में, उसमें फेर बदल किए बिना, जो भारत के संविधान ने जिसको जो अधिकार दिया है, उसी के साथ मजबूती से उन संविधान को आप मानते जाइए, तो ये देश निश्चित रूप से वो भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा, और जो हमारा सुसंस्कृतिक भारत है, और पूरी तरह से विविधताओं में एकता का भारत है, समरसता का भारत है। ये भारत हमारा आगे बढ़ेगा जब एक किसान का बेटा बढ़ेगा, जब एक दलित का बेटा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि अडानी का बेटा, अंबानी का बेटा केवल आप उनको केवल बढ़ाएंगे और वही केवल देश का पूरा खजाना का मालिक बनेगा, तो ये देश तो आप नीचे गर्त में लेके जाएंगे। लेकिन दीदी, जिस तरह से पिछले बार भी ईसीसी का जब आया था मामला, तो आप लोग विरोध किए थे, सड़क पर भी उतर के, लेकिन क्या इस बार भी जिस चर्चा में आया है, लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार चर्चा में आया है कि ईसीसी कोड सब धर्मों को मानना चाहिए, तो क्या लगता है आप लोग इसका विरोध करेंगे? निश्चित रूप से पूरा देश विरोध करेगा। पूरा देश उस समय भी विरोध किया, अभी भी पूरा देश विरोध करेगा। कौन अपना ये इसको अपना जो संवैधानिक अधिकार है, भारत के संविधान ने दिया है, अपना जाति और धर्म मानने का, अपना सामाजिक संस्था चलाने का, अपना हर रीति विधि के साथ जीने का, ऐसा संभव हो सकता है क्या?
अमेरिका में भी शायद कई जाति और धर्म के लोग मानना है, तो सारे लोग अपना जाति और धर्म मानते हैं। जितना भी विकसित राष्ट्र है ना, सब कोई अपना जाति और धर्म मानता है। इसीलिए तो हर बोली और भाषा के लोग भी हैं। अंग्रेजी कहने वाले या तो वहां पर अमेरिकी बोलने वाले लोग केवल थोड़ी हैं। तो जब अमेरिका में हर जाति भाषा के लोग रहते हैं, आप जिस भी राष्ट्र में चले जाइए तो वहां पर हर जाति या भाषा के लोग रहते हैं। तो आप यहाँ तो सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा क्यों कहा गया है, तो निश्चित रूप से अपना इस देश की भाषा और संस्कृति को बचाने वाले, इस देश के प्रेमी, इस देश के संविधान के रक्षा करने वाले निश्चित रूप से विरोध करेंगे और रोड में निकलेंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आयरन लेडीज दयामनी बारला की बात। और जिस तरह से आप देखें कि कड़क आवाज में यूसीसी कोड के बारे में बताए कि क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और जिस तरह से ये कहे कि अगर यूसीसी लागू करना है तो सबसे पहले गरीब, किसान तबके के लोग हैं, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, तमाम लोग हैं जो बराबर के दर्जा में शिक्षा में भी आएंगे, नौकरी में भी आएंगे, आर्थिक रूप से भी संपन्न होंगे, तब जाकर कहीं नहीं कानून सफल होगा। लेकिन जिस तरह से अभी बात किया जा रहा है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं या किसान तबके के लोग हैं, वो कहां तक ये हो पाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि पिछले बार भी यूसीसी की जब बात आया था, लोग सड़क पर उतरे थे। अगर इस बार भी अगर ऐसा होता है तो कड़ा विरोध किया जाएगा, चाहे सड़क पर उतर के हो या फिर जिस तरह से, लेकिन लगातार विरोध करने के लिए लोग तैयार हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।